आज हम अमेरिका की क्रांति के विषय के अंतर्गत अमेरिका की विजय और अंग्रेजों की हार के क्या कारण थे। जैसा कि इंग्लैंड और उपनिवेश अमेरिका में जो इंग्लैंड के लोग बसे हुए थे, तो उनके विरुद्ध इंग्लैंड की सरकार ने शुरू से ही दमनात्मक नीति अपना रखी थी और वे उनकी शक्ति को कुचल देना चाहते थे। सप्तवर्षीय युद्ध में हमने देखा कि फ्रांस की पराजय होती है और अमेरिका की विजय होती है। नहीं, इंग्लैंड की विजय होती है और फ्रांस की पराजय होती है, जिससे कि इंग्लैंड की सरकार बहुत अधिक उत्साहित हो जाती है और वह अब अपना पूरा ध्यान अमेरिकी उपनिवेश, जहाँ पर उन लोगों को कुचलना चाहती, मतलब दमन करना चाहती है, जो उसके विरोधी थी। अब इंग्लैंड से लोग निकलकर अमेरिका में क्यों बसे, ये भी हमने देखा कि वो परेशान थे। वहाँ पर उनकी स्वतंत्रता इतनी नहीं थी और तमाम तरह के प्रतिबंध थे, जिसके कारण उन्होंने वहाँ अपना देश छोड़कर अमेरिका में बसे और लंबे समय तक आपसी संघर्ष चलता रहा। बाद में युद्ध भी होता है और युद्ध में इंग्लैंड की हार और अमेरिका की विजय होती है, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन का कुशल नेतृत्व भी महत्वपूर्ण काम आता है और अमेरिका को विजय दिलाते हैं। और इंग्लैंड की सरकार बाद में यह विचार करने लगती है कि उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं या शोषणवादी नीतियां हैं वो ठीक नहीं है और बाद में वो उसको सुधार करने पर ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार जो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण अमेरिका की तो विजय हुई और इंग्लैंड के युद्ध में पराजय के क्या कारण थे, उन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। विस्तार से देखते हैं। इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी। तो पहला कारण था इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी अधिक थी। 30,000 मील की दूरी पर इंग्लैंड के जो सैनिक थे उन्हें युद्ध करना पड़ रहा था और युद्ध करते समय उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता था कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। कई बार वो युद्ध में मार्ग में भटक जाते थे, जिसके कारण वो वहाँ के स्थानीय लोगों का शिकार बनते थे। और जबकि अमेरिकी सैनिक चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, तो उन्हें युद्ध में विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था और उन्हें आसानी से सफलता प्राप्त हो जाती है। जबकि इंग्लैंड के सैनिकों में घबराहट की स्थिति पैदा हो जाती है और वो पराजय का मुंह देखते हैं। तो इंग्लैंड को अपने घर से 3,000 मील की दूरी पर अमेरिका से लड़ना पड़ा। दूरी के कारण युद्ध चालू रखना कठिन कार्य था, क्योंकि युद्ध जब चलता है तो उस समय तमाम सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे गोला बारूद और सैनिकों के लिए भोजन सामग्री और अन्य सामान, जो दूरी से अधिक होने के कारण, समय पर नहीं पहुंचने के कारण सैनिक वैसे ही परेशान हो जाते हैं और जिसके कारण सैनिकों का जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है और सैनिक जो जीत की ओर बढ़ रहे होते हैं वो पराजय की तरफ चले जाते हैं और जीत पराजय में बदल जाती है। ऐसा ही इंग्लैंड के साथ हुआ। अगर दूरी अधिक नहीं होती तो शायद इंग्लैंड की पराजय नहीं होती, लेकिन अधिक दूरी के कारण इंग्लैंड को तो पराजय का मुंह देखना पड़ता है और अमेरिका की विजय होती है। दूसरा, जातीय समानता। अब जातीय समानता में देखें तो इंग्लैंड के निकले ही लोग अमेरिका में बसे हुए थे। 90% जो लोग थे इंग्लैंड के निकले हुए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बना दी थी। अब जातीयता से देखा जाए तो दोनों में एक दूसरे के प्रति अधिक लगाव भी था। इंग्लैंड के लोग स्वयं नहीं चाहते थे कि अमेरिका में बसे हुए लोग जो इंग्लैंड के निवासी थे
उनका दमन किया जाए, उनका शोषण किया जाए, उन पे अत्याचार हो या युद्ध में उनका नरसंहार हो। तो ऐसी मानसिकता ने एक लगाव पैदा पहले से कर रखा था। तो जब इस तरह की जातीय समानता थी तो इसमें भी इंग्लैंड की सरकार को पूरा सहयोग नहीं मिला और लोगों ने इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका से युद्ध करने की आलोचना भी करनी शुरू कर दी। और बाद में लंबे युद्ध के बाद इंग्लैंड को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। यह संघर्ष अंग्रेजों के बीच हुआ। अमेरिका के लगभग 90% लोग अंग्रेज थे। एक प्रकार से यह युद्ध वृद्ध माँ, मतलब ये कहा जाता है कि यह एक प्रकार से युद्ध वृद्ध माँ और उसकी जवान पुत्रियों के बीच में लड़ा गया। इंग्लैंड में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनको अपने भाइयों से सहानुभूति भी थी। सहानुभूति भी थी, वे उनका कठोरता के साथ दमन करने के खिलाफ थे। अंग्रेज सेना अमेरिकी सेना के विरुद्ध कट्टरता के साथ लड़ ही नहीं पाई। तो कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज सैनिक भी इस बात को समझते थे कि मतलब जो हम युद्ध कर रहे हैं वो अपने ही भाइयों के खिलाफ कर रहे हैं। तो जो युद्ध में कट्टरता होनी चाहिए वो अंग्रेज सैनिकों में नहीं दिखाई दे रही थी और उनके अंदर भी भाईचारे की भावना थी। तो एक तरह से आधे अधूरे मन से ये युद्ध हुआ, जिसके परिणाम के रूप में देखने को मिलता है कि युद्ध में अमेरिका की विजय होती है और इंग्लैंड की पराजय। तो 90% लोग वहीं के निवासी, तो कैसे संभावना है कि वो एक दूसरे का खून बहता हुआ देख सके। तो इसी प्रकार ये कहा गया कि यह युद्ध वृद्ध माँ उसकी जवान पुत्रियों के बीच में लड़ा गया युद्ध था। तो वृद्ध माँ इंग्लैंड को बता दिया गया और जवान पुत्रियां अमेरिका के उपनिवेश में बसे हुए इंग्लैंड नागरिकों को बता दिया गया। इसके बाद उपनिवेशों का सहयोग। अब उपनिवेशों का सहयोग था, विद्रोह करते थे। उपनिवेशों में जो बसे हुए लोग थे वो अपना जब सैनिक कार्रवाई होती थी तो वो झुक जाते, बाद में विद्रोह कर देते। तो उपनिवेशी जितने भी वहाँ लोग बसे हुए थे अमेरिका में, उन सब में एकजुटता आ गई थी इंग्लैंड के विरुद्ध। और वो ये अच्छी प्रकार से जानते थे कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो उन्हें युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ेगा और इसके बाद इंग्लैंड सरकार की दमनकारी नीति और अधिक बढ़ जाएगी। और फ्रांस को तो इंग्लैंड पराजित कर ही चुका था इस सप्तवर्षीय युद्ध में, तो इंग्लैंड का मनोबल पहले से ही बढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर उपनिवेशवासी जो थे उनमें आपसी परस्पर सहयोग था और वो आपस में मिलकर एक विद्रोह करते थे, जिससे कि इंग्लैंड की सरकार को भी परेशानी हो और वो इस बात को सोचने मजबूर हो जाएं कि ये युद्ध व्यर्थ में ही थोपा गया है। और ऐसा ही जब होता है तो अमेरिका के बहुसंख्यक जो उपनिवेशी हैं वो एक साथ इस मतलब इंग्लैंड के विरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण इंग्लैंड की काफ़ी किरकिरी होती है और अमेरिका की विजय और इंग्लैंड की पराजय होती है और इंग्लैंड को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। इसके बाद उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन। अब इंग्लैंड सरकार ने ये सोचा था कि हम जिस प्रकार से हमने फ्रांस व अन्य छोटी बड़ी शक्तियों को हमने पराजित कर रखा है, तो ऐसे ही हम ये अमेरिका में जो बसे हुए जो लोग हैं ये कुछ नहीं है, इनको हम आसानी से पराजित कर देंगे। और उनको हल्के में लेना इंग्लैंड की सरकार की सबसे बड़ी भूल रही। अगर वो गंभीरता को समझते तो शायद उनकी इस युद्ध में पराजय नहीं होती, लेकिन उनके द्वारा ये सोचना कि ये ज़्यादा बड़ा युद्ध नहीं है, हमने तो फ्रांस को भी पराजित किया है, ये उनकी भयानक भूल थी। और उपनिवेशियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना भी उनकी पराजय का कारण बना, यानी इंग्लैंड की पराजय का और अमेरिका की विजय हुई। तो यह है कि एकता में शक्ति, यूनिटी इज पावर, वो यहाँ उपनिवेशियों में देखने को मिलती है। इसके बाद नंबर 5, जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्री।
तो जॉर्ज जो तृतीय था वो एक तरह से अपनी कार्य प्रणाली से काफ़ी अलोकप्रिय हो गया था और उसकी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी शोषणवादी नीतियाँ थी, जिसके कारण इंग्लैंड में भी लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। और उसकी शोषणवादी नीति से जब इंग्लैंड की जनता भी नाराज और उनका फिर समर्थन उपनिवेशियों के प्रति बढ़ता गया जो अमेरिका में बसे हुए थे, तो वहाँ के भी निवासी इंग्लैंड के और इंग्लैंड के लोग ही जॉर्ज तृतीय के विरुद्ध, तो जॉर्ज तृतीय की शोषणवादी नीति उसके लिए घातक सिद्ध हुई और अच्छा जो कुशलता से जो प्रशासन चलाना चाहिए वो जॉर्ज तृतीय ने नहीं चलाया, जिसके कारण ये इसे इंग्लैंड को अमेरिका के साथ जो युद्ध हुआ उसमें पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा है जॉर्ज तृतीय किस प्रकार से अपनी नीतियों से अपने लिए घातक उनके लिए बन जाती हैं। इसके बाद सेना नायक, तो सेना नायक के रूप में हम देखा तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस युद्ध में कुशलता से नेतृत्व किया और जॉर्ज वॉशिंगटन ने सभी की शक्ति को एकजुट करके इस युद्ध में मुकाबला किया और उनकी एकता की शक्ति ने ही उन्हें विजय दिलवाई और इस प्रकार से उपनिवेशियों की जो समस्या थी उसका अंत किया। तो जॉर्ज वॉशिंगटन का अमेरिका और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ उसमें विजय में जॉर्ज वॉशिंगटन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और उनकी दूरदर्शिता, योग्यता, कुशलता, उनकी रणनीति ने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया और अमेरिका को विजय दिलाई। इसके बाद अन्य राष्ट्रों का सहयोग में जैसा कि फ्रांस जो सप्तवर्षीय युद्ध में पहले पराजित हो चुका था, उसके मन में टीस थी कि किसी प्रकार से इंग्लैंड को झुकाया जाए और उसको किसी न किसी युद्ध में पराजय दिलाई जाए। तो जब यहाँ युद्ध चल रहा था अमेरिका और इंग्लैंड में, तो यहाँ पर फ्रांस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उपनिवेशियों का बहुत अधिक सहयोग दिया आर्थिक रूप से और गोला बारूद की दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से। इसके अतिरिक्त स्पेन और हॉलैंड ने भी अमेरिका का सहयोग दिया, जिससे कि अमेरिकी शक्ति जो बढ़ती चली गई और इंग्लैंड के जो सैनिक आधे अधूरे मन से लड़ रहे थे वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए और उन्हें युद्ध में पराजय का मुंह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की हार और अमेरिका की जीत होती है स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस के सहयोग के कारण। इसके बाद अमेरिका की क्रांति के परिणाम क्या क्या निकले, तो अमेरिका की क्रांति के परिणामों के रूप में हम देखते हैं जॉर्ज तृतीय के शासन का अंत। तो जॉर्ज तृतीय जो कि शोषणवादी नीति अपनाए हुए था, शासन में काफ़ी भ्रष्टाचार और शासन जो था वो काफ़ी ढुलमुल रवैया पर आधारित था, जिसके कारण जनता बहुत नाराज थी। तो जब युद्ध का अंत होता है तो जॉर्ज तृतीय के शासन का भी अंत हो जाता है। जॉर्ज तृतीय जो था वो ज़्यादा मतलब आशावादी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं और उसको अपने कमियों की तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने ये सोचा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो अच्छा है, बाकी और लोग खराब हैं, जबकि उसकी नीतियाँ उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म होता है। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का उदय होता है और अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है और अमेरिका की शक्ति को फिर जो अन्य जो देश थे उसको मानने लगते हैं। तो विभिन्न जो ये एकजुटता जो देखने को मिली उपनिवेशवासियों में, उसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि एक ये मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की काफ़ी एक महाशक्तिशाली देश है और उसको संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता भी प्राप्त है और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मर्केंटाइल थ्योरी का अंत हुआ।
मर्केंटाइल थ्योरी का अंत होना भी, वाणिज्य व्यापार नीति, जो पहले क्या था, वाणिज्य व्यापार के कारण ही ज़्यादातर युद्ध होते थे, क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करना और तैयार माल खपाना, और इसी के लिए मतलब अधिक से अधिक युद्ध किए जाने लगे थे। लेकिन इस युद्ध के बाद मर्केंटाइल जो थ्योरी थी उसका अंत होता है, और अब सोना और चांदी को अधिक से अधिक एकत्रित करने पर ध्यान दिया जाने लगता है, जिससे कि एक स्थायी रूप से आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को बनाया जा सके। क्योंकि हमने देखा कि उपनिवेश और ये जो व्यापार की नीति और वाणिज्य की थी, ये भी आपसी ईर्ष्या द्वेष को बढ़ावा दे रही थी। तो मर्केंटाइल थ्योरी का अंत होना भी इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जन्म। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जन्म यूं होता है कि इंग्लैंड की सरकार के जो अधिकार क्षेत्र, जो अधिकार में जो क्षेत्र आते थे, उपनिवेश आते थे, अब उनको नियंत्रण में बनाए रखना इतना आसान नहीं रह गया था, और इंग्लैंड को अपनी जो नीतियां थी पूर्व में चली आ रही थी उनमें परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्योंकि इंग्लैंड को लगने लगा था कि अब जैसे अमेरिका में उनकी जो पराजय हुई है, अमेरिका के साथ युद्ध में जो उनकी पराजय हुई, इसी प्रकार से उन्हें अन्य जगह भी पराजय का मुंह ना देखना पड़े। इसीलिए वो क्या करते हैं, इंग्लैंड सरकार ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो उसके अधिकार में जो क्षेत्र आते हैं इंग्लैंड के, उनके प्रति उदारवादी नीति अपनाई जाए, जिससे कि और इसी तरीके का एक पराजय का मुंह ना देखना पड़े। क्रांति का महत्व। अमेरिकी क्रांति का विश्व इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। इस क्रांति ने विश्व जगत को यह समझा दिया कि अत्याचार को ज़्यादा ना तो सहा जा सकता है, और ना किसी के द्वारा अत्याचार ज़्यादा समय तक नहीं किया जा सकता है। शोषणवादी नीति खराब होती है, और किसी को अपनी शक्ति के बल पर दबाया नहीं जा सकता। इस क्रांति, ये अमेरिका की क्रांति अवश्य थी, लेकिन इसने विश्व के लोगों को एक नया संदेश दिया कि आप संघर्ष करें, आपकी विजय अवश्य होगी। और उपनिवेशियों की विजय, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय होता है, इससे विश्व जनमानस के मन में एक उत्साह का माहौल पैदा होता है कि इंग्लैंड की पराजय अमेरिका युद्ध में हुई है, और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को उसने पराजित किया था। फ्रांस एक मजबूत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वो पराजित हुआ। लेकिन अमेरिका की विजय से, इस अमेरिका क्रांति से लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है, और फिर अमेरिका ने भी इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि जो इंग्लैंड है वो अपने उपनिवेशों को जल्दी से जल्दी आज़ाद करे, उनको जो दबाव बनाकर उनको अपने नियंत्रण में ले रखा है, उनको भी उनकी स्वतंत्रता प्रदान करे। तो इससे यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में एक नया संदेश गया कि संघर्ष के द्वारा आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। तो आज हमने अमेरिका की क्रांति विषय के अंतर्गत अमेरिका की विजय और अंग्रेजों की हार के कारण के बारे में विस्तार से जाना, जिसमें जो तत्व थे, जिसमें किन कारणों से इंग्लैंड की विजय हुई और अमेरिका की हार हुई। तो इंग्लैंड से अमेरिका की दूरी पहला कारण, जातीय समानता नंबर 2, इसके बाद है उपनिवेशों का सहयोग नंबर 3, उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन इंग्लैंड के द्वारा लगाया जाना नंबर 4, नंबर 5 जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्री शोषणवादी नीति घातक सिद्ध हुई। सेनानायक जॉर्ज वॉशिंगटन का एक अच्छा योगदान, कुशल नेतृत्व, अन्य राष्ट्रों का सहयोग में स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस का सहयोग देना अमेरिका को, और अमेरिका की क्रांति के परिणाम में जॉर्ज तृतीय के शासन का अंत। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म। नंबर 3 मर्केंटाइल थ्योरी का अंत हुआ, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। और क्रांति का महत्व हम देखते हैं कि विश्व को इसने एक नई चेतना प्रदान की। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हमने अमेरिकी क्रांति को विस्तार से जाना। अब इस नेक्स्ट
विषय के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। ओके।